In this video, we are doing lesson number 2 from our second unit of BA English second semester. And name of this lesson is Water, the Elixir of Life. Its writer is C.V. Raman. जैसा कि हमें लेसन के टाइटल से पता चलता है, क्या है लेसन का टाइटल? कि पानी जीवन के लिए अमृत। तो हम समझ सकते हैं कि लेसन के अंदर हम रीड करेंगे कि पानी की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, इसे अमृत क्यों कहा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेसन को। क्या कहता है राइटर इस लेसन में? ह्यूमन काइंड हैज़ ऑलवेज सर्च्ड इन वेन फॉर एन इमेजिनरी एलिक्सर ऑफ लाइफ। मानवता शुरुआत से ही जीवन के लिए एक अमृत की खोज करती रही है, एक इमेजिनरी अमृत की खोज। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। द डिवाइन अमृत, जिसे डिवाइन अमृत की संज्ञा दी गई है। A draught of which was thought to confer immortality, जिसकी एक बूंद, ड्रॉट यानी कि बूंद, कहा जाता है कि इस अमृत की एक बूंद कन्फर इमोर्टैलिटी, अमरता प्रदान कर सकती है। बट द एलिक्सर ऑफ लाइफ लाइज नियर आवर हैंड्स, लेकिन जो वास्तविक एलिक्सर है लाइफ के लिए वास्तविक जो अमृत है वो हमारे आसपास ही है। फिर से देखिए 3 लाइंस क्या कहती है कि मानवता शुरुआत से ही जीवन के लिए एक अमृत, एक काल्पनिक अमृत की खोज में रही है, लेकिन ये जो अमृत है माना जाता है कि इस अमृत की एक बूंद भी अमरता प्रदान कर सकती है। बट जो वास्तविक अमृत है वो तो हमारे हाथों के आसपास है। आप समझ ही गए होंगे कि ये वास्तविक अमृत है क्या। जो लेसन के टाइटल में है वाटर, वही वास्तविक अमृत है। अब राइटर क्या कहता है? फॉर इट इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स। ये जो अमृत है यानी ये जो पानी है, ये सभी लिक्विड्स में से सबसे ज़्यादा कॉमन है। प्लेन वाटर, वो क्या है? साधारण सा पानी। आई रिमेंबर वन डे स्टैंडिंग ऑन द लाइन विच सेपरेट्स लाइन लीबियन डेजर्ट फ्रॉम द वैली ऑफ द नाइल इन इजिप्ट। मुझे याद है एक दिन मैं लीबियन डेजर्ट और नील नदी को अलग करने वाली जो बाउंड्री है या लाइन है वहाँ खड़ा था। ऑन वन साइड वाज विजिबल अ सी। इसके एक तरफ तो हम देख सकते हैं कि एक समुंदर है जो कि बिलोइंग सैंड, अनंत रेत से भरा हुआ है। मतलब इसके एक साइड पर रेत ही रेत है, रेत के मरुस्थल है। विदाउट अ स्पैक ऑफ ग्रीन और सिंगल लिविंग थिंग एनीवेयर विजिबल ऑन इट, जहाँ पर कि एक धब्बा या एक पैच भी हमें सिंगल लिविंग थिंग का या हरियाली का नहीं दिखाई देगा, यानी कि हर जगह पर रेत ही रेत है वहाँ पर। ऑन द अदर साइड ले वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मोस्ट फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरिया टू बी फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े और बहुत ज़्यादा उपजाऊ डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं जो धरती पर कहीं भी शायद और कहीं नहीं देखे जा सकते। मतलब नील नदी और जो लीबियन डेजर्ट है, इनको अलग करने वाली जो बाउंड्री है, इसके एक तरफ तो बड़े बड़े विशाल मरुस्थल है और दूसरी तरफ वनस्पति और जीव जगत से भरा हुआ एक अर्थ है। वट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस? इतना डिफरेंस यहाँ पर किस वजह से है? वाई इट इज़ द वाटर ऑफ रिवर नाइल। क्या नील नदी का ये जो पानी है ये ऐसा है? यदि ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है? जियोलॉजिस्ट टेल अस दैट द एंटायर सॉइल ऑफ द नाइल वैली इज़ द क्रिएशन ऑफ द रिवर इटसेल्फ। जियोलॉजिस्ट हमें कहते हैं कि नील घाटी की जो क्रिएशन है वो इसी नदी के पानी से हुई है। इनफैक्ट इजिप्ट वाज मेड बाय इट्स रिवर। वास्तव में तो जो मिस्र देश है वो भी इसी पानी से या इसी नदी से यानी कि नील नदी से बना हुआ है। इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन वॉज क्रिएटेड एंड इज सस्टेन्ड बाय द लाइफ गिविंग वाटर ऑफ द नाइल। जो पुरानी सभ्यता है यहाँ की, मिस्र की, वो इसी पानी से, नील नदी के पानी से ही बनी है और बसी रही है। धरती के ऊपर पाए जाने वाला जो सबसे कॉमन सब्सटेंस है जिसे हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो है पानी।
ठीक है। और यही जो पानी जिसे हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं इज़ मोस्ट पोटेंट एंड मोस्ट वंडरफुल थिंग ऑन द फेस ऑफ आवर अर्थ। ये हमारी धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और शानदार चीज़ यही है। इट हैज़ प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द कोर्स ऑफ द अर्थ्स हिस्ट्री। इसने धरती के इतिहास को और धरती की महत्ता को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एंड कंटिन्यूज टू प्ले द लीडिंग रोल इन द ड्रामा ऑफ लाइफ। और इसने धरती के ऊपर जो जीवन है उसको बनाए रखने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देयर इज़ नथिंग विच एड्स सो मच टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड एज वाटर। ऐसा कुछ भी नहीं है धरती के ऊपर जो धरती की सुंदरता को बनाए रखने में हेल्प करता है जो बजाय पानी के। मतलब सिर्फ एक पानी ही है जो धरती को सुंदर बना कर रखता है। बी इट जस्ट अ लिटिल स्ट्रीम ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स और अ लिटिल पॉन्ड बाय वे साइड। चाहे पहाड़ों के ऊपर से बहता हुआ छोटा सा झरना हो या फिर कहीं रास्ते में आसपास एक छोटा सा तालाब हो जिसके अंदर की केटल्स अपनी थ्रस्ट को क्वेंच करते हैं। चाहे कितना भी कैसी भी फॉर्म में पानी ही है जो जीवन पर को बनाए रखने में हेल्पफुल है और धरती को सुंदर बनाने में हेल्पफुल है। द रेन फेड टैंक्स that are so common in South India are a cheering sight when they are full। साउथ इंडिया में बारिश के पानी से भरे हुए टैंक्स होते हैं यानी कि हौज होते हैं जो वहाँ पर एक चीयरिंग साइट, एक बहुत ही आनंद देने वाला दृश्य बनाती हैं। यानी कि ये टैंक्स वहाँ पर बहुत सुंदर लगते हैं। दे आर ऑफकोर्स शैलो। ये जो टैंक हैं ये बहुत ही शैलो होते हैं, बहुत डीप होते हैं। बट दिस इज़ लेस एविडेंट सिंस द वाटर इज़ सिल्ट लैडन। लेकिन ये बहुत कम पता चलता है कि ये कितने शैलो हैं, कितने डीप हैं, बिकॉज जो इसके अंदर पानी होता है वो सिल्ट लैडन होता है। सिल्ट क्या होता है? गीली मिट्टी जिसे हम गाद कहते हैं। ये जो पानी है ये गाद से भरा हुआ होता है। एंड द बॉटम डज नॉट देयरफॉर शो अप। और इसी मिट्टी की वजह से जो इन टैंक्स की तली है वो दिखाई नहीं देती है। दीज टैंक्स प्ले अ वाइटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर। ये जो टैंक्स हैं ये साउथ इंडियन एग्रीकल्चर में, साउथ इंडियन खेती के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन मैसूर फॉर एग्जाम्पल मच ऑफ द राइस इज़ ग्रोन अंडर दैम। मैसूर में अधिकतर जो चावल है वो इस पानी के नीचे ही उगाया जाता है क्योंकि जो चावल है उसकी खेती के लिए अधिक पानी की ज़रूरत होती है। Some of these tanks are surprisingly large and it is beautiful sight to see the sunrise and set over one of them। इनमें से कुछ टैंक्स तो इतने बड़े होते हैं कि इन्हें हम कह सकते हैं कि ये हैरानीजनक है, मतलब सरप्राइजिंगली लार्ज इन्हें कहा जा सकता है। और ये जो टैंक्स हैं इन पर सनराइज़ होते हुए देखना या सनसेट होते हुए देखना बहुत ही ब्यूटीफुल साइट क्रिएट करता है। One of the most remarkable fact about water is its power to carry silt in suspension। पानी के बारे में एक बहुत ही शानदार फैक्ट ये है कि पानी के अंदर सिल्ट को सस्पेंशन में कैरी करने की पावर होती है। अब सिल्ट क्या है? गीली मिट्टी या गाद, और सस्पेंशन होता है बहने से रोकना। तो पानी के अंदर एक पोटेंशियल है, एक पावर है कि वो गीली मिट्टी को अपने अंदर थामे रखता है, उसे बहने से रोकता है। तो ये इसके बारे में एक रिमार्केबल फैक्ट है। दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ द करेक्टरिस्टिक कलर ऑफ वाटर इन रेन फेड टैंक्स। और यही जो मिट्टी वाला कलर है ये बारिश के मौसम में बारिश के पानी से भरे हुए टैंक्स को एक करेक्टरिस्टिक कलर प्रदान करता है, मतलब एक अलग ही कलर प्रदान करता है। दिस कलर वेरीज विद द नेचर ऑफ द अर्थ। ये जो कलर है ये मिट्टी के नेचर से थोड़ा सा अलग होता है। इन द कैचमेंट एरिया, उस जगह पर जहाँ पर कि जो गीली मिट्टी है वो बनी हुई है। एंड इट इज़ मोस्ट विविड इमीजिएटली आफ्टर ए फ्रेश इनफ्लो फॉलोइंग रेन। और ये जो पानी है ये इमीजिएटली आफ्टर ए फ्रेश इनफ्लो वाटर फॉलोइंग रेन के बाद जो फ्रेश वाटर फ्लो होता है इसके अंदर उसमें पूरी तरह से क्लियर दिखाई देता है। स्विफ्टली फॉलोइंग वाटर, स्विफ्टली यानी स्मूथली, स्विफ्टली का मतलब क्या होता है? स्मूथली। जो पानी स्मूथली बहता है वो अपने साथ बड़े बड़े और हैवी पार्टिकल्स को बहा ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है। द फाइनेस्ट पार्टिकल्स हाउएवर रिमेन फ्लोटिंग विद इन द लिक्विड इन स्पाइट ऑफ देयर ग्रेटर डेंसिटी। और जो सबसे छोटे छोटे बारीक बारीक कण होते हैं उनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो पानी के अंदर फ्लोट करते रहते हैं, बहते रहते हैं।
इन स्पाइट ऑफ देयर ग्रेटर डेंसिटी, बावजूद कि उनका घनत्व काफ़ी ज़्यादा होने के, एंड आर कैरी टू दी लॉन्गर डिस्टेंसेस, और जैसा कि ये छोटे छोटे कण होते हैं और पानी में बहते रहते हैं, तो ये पानी में बहने के साथ साथ बहुत लंबी लंबी दूरियां पार कर जाते हैं, यानी बहुत दूर दूर चले जाते हैं। व्हेन सेल्ट लीडन वाटर मिक्सेस विद द सॉल्ट वाटर ऑफ द सी, जब ये मिट्टी से भरा हुआ पानी समुद्र के नमक वाले पानी में जाकर मिलता है, देयर इज़ अ रैपिड प्रेसिपिटेशन ऑफ द सस्पेंडेड मैटर, तो इस पानी के अंदर जो सस्पेंडेड मैटर है, अब सस्पेंडेड मैटर क्या है, रुका हुआ जो पदार्थ है, यानी कि जो गाद है, मिट्टी है, ये जो सारे पदार्थ हैं इनका लगातार प्रेसिपिटेशन होता है, लगातार ये प्रेसिपिटेट होते हैं। दिस कैन बी रेडिली सीन, और इस प्रोसेस को देखा जा सकता है कब, when silt laden water mixes with the salt water of the sea, जब ये जो मिट्टी से भरा हुआ पानी है ये समुद्र के पानी में जाता है। और इसे हम कब देख सकते हैं इस प्रोसेस को, when one travel by steamer down a great रिवर टू द डीप सी, जब कोई व्यक्ति स्टीमर से नदी से होते हुए डीप सी की यात्रा करता है, तो इस प्रोसेस को देखा जा सकता है, इस प्रेसिपिटेशन को देखा जा सकता है। द कलर ऑफ द वाटर चेंजेस सक्सेसफुली फ्रॉम द मडी रेड और ब्राउन ऑफ सिल्ट, जो पानी का कलर है वो लगातार चेंज होता रहता है इस प्रक्रिया के दौरान। जैसे कि ये पहले कैसा है, मडी रेड है, कीचड़ सा मिट्टी सा रेड कलर है इसका, या मिट्टी के गाद के ब्राउन कलर वाला कलर है इसमें। देन थ्रो वेरिंग शेड्स ऑफ येलो, फिर इसका कलर चेंज होता है, कभी येलो कभी ग्रीन, और फाइनली टू द ब्लू ऑफ डीप सी, फाइनली समुद्री के गहरे समुद्र का नीला जो रंग है वैसा इसका रंग हो जाता है। ग्रेट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड्स है बीन फॉर्म्ड बाय सिल्ट दस डिपॉजिटेड, और इस तरह से जो मिट्टी है वो पानी के अंदर जमा हो जाती है, और जो बहुत सारी मिट्टी वहाँ जमा हो जाती है तो बड़े बड़े ट्रैक्ट्स यानी कि रास्ते वहाँ पर बन जाते हैं। सच लैंड कंसिस्टिंग एज इट डज ऑफ फाइनली डिवाइडेड मैटर इज़ यूजली वेरी फर्टाइल, और इस तरह से जो बनी हुई लैंड है या जो ट्रैक है जिसके अंदर बहुत सारा डिवाइडेड मैटर है वो आमतौर पर बहुत फर्टाइल होती है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। द फ्लो ऑफ वाटर हैज़ अनडाउटली प्लेड अ ग्रेट पार्ट इन जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, और जो पानी का बहाव है, ये जो पानी का बहाव है जो मिट्टी को अपने साथ बहा कर ले जाता है, ये क्या करता है कि उस मिट्टी के साथ वहाँ पर एक रास्ता बना देता है, ट्रैक बना देता है। सच लैंड कंसिस्टिंग एज इट डज ऑफ फाइनली डिवाइडेड मैटर, और जहाँ पर ये ट्रैक बनते हैं इस मिट्टी के जमा होने से, ये डिवाइडेड मैटर से, ये यूजुअली वेरी फर्टाइल, ये बहुत ही उपजाऊ बन जाते हैं। इस तरह से क्या होता है कि जो राइटर कहता है कि नील नदी की बाउंड्री के एक किनारे पर तो मरुस्थल है और दूसरे किनारे पर फर्टाइल लैंड है, तो इसी प्रोसेस से बनती है। द फ्लो ऑफ वाटर हैज़ अनडाउटली प्लेड अ ग्रेट पार्ट इन जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, और पानी का जो बहाव है इसने भूगर्भ के अंदर होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, धरती के नीचे होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं उनमें भी अनडाउटली एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। द सेम एजेंसी हाउएवर अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस, लेकिन यही जो पानी का बहाव है ये कुछ अलग परिस्थितियों में या अप्रोप्रिएट कंडीशंस के अंदर कैन प्ले अ डिस्ट्रक्टिव पार्ट एंड वॉश अवे द सॉइल, ये एक विनाशकारी भूमिका भी निभा सकती है मिट्टी को बहा कर अपने साथ। मतलब क्या है, ये जो पानी है ये जीवन के लिए ज़रूरी है, एक तरफ तो इसका बहना अलग अलग प्रोसेसेस के लिए ज़रूरी है, लेकिन यही जो पानी का बहना है ये कुछ ऐसी घटनाओं को भी अंजाम देता है जो हमारे लिए ठीक नहीं है। जैसे कि ये मिट्टी को बहा कर ले जाता है, जब ये मिट्टी को बहा कर ले जाता है तो क्या होता है, वहाँ से मिट्टी बह जाती है और उसे हम कहते हैं मृदा अपरदन। जब मृदा अपरदित हो जाती है, मिट्टी वहाँ से चली जाती है, तो पेड़ पौधों के उगने लायक या बने रहने लायक ज़मीन वहाँ पर नहीं होती है, और इस तरह से जो प्लांट लाइफ है वो खतरे में आ जाती है। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज़ ऑफ मेजर सिग्निफिकेंस, ये जो सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम है ये बहुत महत्वपूर्ण है इन वेरियस कंट्रीज़, अलग अलग देशों में, एंड स्पेशली इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, और भारत के बहुत से हिस्सों में भी जो मृदा अपरदन है वो एक महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है। सॉइल इरोजन अक्कर इन सक्सेसिव स्टेप्स, जो मृदा अपरदन है वो अलग अलग स्टेप्स में होता है, मतलब एकदम से नहीं होता, ये इसके कई स्टेप्स होते हैं। एंड द अर्लीस्ट ऑफ विच में ईजीली पास अननोटिस्ड, और जो मृदा अपरदन का पहला स्टेप है
वो तो हम नोटिस भी नहीं कर पाते, ये अननोटिस्ड हो जाता है। इन द लेटर स्टेज द कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे द अर्थ इज़ द ओनली too painfully apparent in the formation of deep gullies and ravines which make all agriculture impossible। और जो लेटर स्टेज है, पहली स्टेप तो क्या है, अननोटिस ही निकल जाता है, लेकिन जो लेटर स्टेजेस हैं उसमें धरती या मिट्टी जो है उसकी कटिंग अप होती है, मिट्टी कटती जाती है, एंड वॉश अवे और बहकर दूर निकल जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, पेनफुली एपरेंट इन दी फॉर्मेशन ऑफ डीप गलीज, गहरी गहरी घाटियाँ या खाइयाँ बनती हैं, मिट्टी के गड्ढे से मिट्टियों के बीच में, धरती के बीच में गड्ढे से बन जाते हैं, जिसे गलीज या रेवाइन कहा जाता है। विच मेक ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल, जिससे कि जो कृषि है वो इम्पॉसिबल हो जाती है वहाँ पर। सडन बर्स्ट ऑफ एक्सेसिव हैवी रेन्स रिजल्टिंग इन ए लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर, या फिर मृदा अपरदन का कारण क्या है, यहाँ हम डिस्कस करते हैं। सडन बर्स्ट ऑफ एक्सेसिवली हैवी रेन्स, अचानक से बहुत भारी बारिश का आना, रिजल्टिंग इन ए लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर, जिससे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी बह जाता है, ये भी सॉइल इरोजन का एक प्रिंसिपल फैक्टर बन जाता है। द स्लोप ऑफ लैंड, रिमूवल ऑफ द नेचुरल प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, जो लैंड है उसका स्लोपी होना, जो लैंड है उसका स्लोपी होना भी क्या है, एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। अब ये जो स्लोपी लैंड है ये किस तरह से सॉइल इरोजन करती है। देखिए स्लोपी लैंड है, मान लो कि पानी, बारिश आ रही है और बारिश से पानी बहता जा रहा है, तो जब ये पानी बहता जा रहा है तो ये स्लोप होने की वजह से बहुत ही जल्दी से बहता है, जिससे कि क्या होता है, वहाँ पर सॉइल इरोजन होता है, मृदा अपरदन होता है। और दूसरा क्या है, द स्लोप ऑफ लैंड, रिमूवल ऑफ द नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर कोट ऑफ वेजिटेशन, ये जो वेजिटेशन है ये इस कोट से बहती जाती है, एक जो प्रोटेक्टिव लेयर है ये उतर जाती है। द एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स, रट्स क्या होता है, छोटी छोटी नालियाँ, जब along which the water can flow with rapidly gathering momentum, and the absence of any check of such flow are also cause for soil erosion। रट्स होता है जब पानी बहता है, सपोज करो एक स्लोपी लैंड स्लोप है, इस स्लोप पे से ये बारिश से पानी बहता जा रहा है, जब ये पानी बहता है तो दूसरी तरफ मिट्टी है, बीच में से जहाँ से मिट्टी बहकर नीचे चली गई वहाँ पर गड्ढे से बन जाते हैं, और वही गड्ढे क्या है, नालियों की फॉर्म ले लेते हैं। अब ये जो नालियाँ हैं इनमें से जब पानी बहता है, ठीक है, पहले तो क्या था, स्लोप से बह रहा है, लेकिन अब ये जो नालियाँ हैं ये एक रास्ता दे देती हैं, और जो पानी है वो मोमेंटम पकड़ लेता है, गति पकड़ लेता है, और इस गति की वजह से पानी बहुत ज़्यादा बहता है और मृदा का अपरदन तेज़ी से होता है, ठीक है। दिस वाटर फ्लो विद रैपिडली गैदरिंग मोमेंटम, इससे जो पानी के बहाव है उसको मोमेंटम यानी कि गति प्रदान हो जाती है। एंड द अब्सेंस ऑफ एनी चेक ऑफ सच फ्लो, और इस फ्लो को रोकने के लिए जो कोई भी मेज़रमेंट है उसकी अनुपस्थिति, आर ऑल्सो कॉजेज़ फॉर सॉइल इरोजन, ये सभी मृदा अपरदन के कारण हैं। सॉइल इरोजन इज़ डेंजरस टू एग्रीकल्चर। अब देखिए राइटर क्या कहता है, जो मृदा अपरदन है वो उसके क्या क्या खतरे हैं यहाँ पर वो हमें बता रहा है। वो कहता है सॉइल इरोजन मृदा अपरदन के लिए कृषि के लिए काफ़ी डेंजरस है। द टेरेसिंग ऑफ लैंड एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स, टेरेसिंग ऑफ लैंड यानी कि जो खेत हैं उन पर टेरेस फार्मिंग करना, यानी कि सीढ़ियों की फॉर्म में खेती करना। कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स, बांध बनाना, टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, ताकि पानी को रोका जा सके। प्रैक्टिस ऑफ कंटाउर कल्टीवेशन, और कंटाउर कल्टीवेशन करना। आर दी एंड द प्लांटिंग, और पौधे उगाना। किस तरह के, ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ वेजिटेशन, उचित प्रकार के वनस्पति के। आर दी मेजर्स, ये सभी वो उपाय हैं दैट कैन बी यूज टू चेक सॉइल इरोजन, जिनके हेल्प से सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ, वाटर क्या है, जीवन का आधार है। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट कंटेन सब्सटेंशियल proportion ऑफ फ्री और कंबाइंड वाटर इन इट्स बॉडी। हर एनिमल, हर प्लांट की जो बॉडी है उसके अंदर सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन में, यानी कि उचित अनुपात के अंदर फ्री फॉर्म में या कंबाइंड फॉर्म में पानी होता है। दैट मीन्स हर जीव जंतु, हर पौधे की जो बॉडी है वो पानी से मिलकर बनी होती है। एंड नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज़ पॉसिबल विदाउट वाटर, और किसी भी तरह की शारीरिक या यांत्रिक शारीरिक एक्टिविटी
बिना पानी के तो पॉसिबल है ही नहीं। वाटर इज़ ऑफ कोर्स नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ। पानी निश्चित रूप से ही एनिमल लाइफ के लिए ज़रूरी होता है। वाइल मॉइस्चर इन सॉइल इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट या इम्पेरेटिव फॉर द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज़। जैसा कि एनिमल लाइफ के लिए पानी ज़रूरी है, उसी तरह से प्लांट लाइफ के लिए, पेड़ पौधों के उगने के लिए और बने रहने के लिए मिट्टी के अंदर नमी होना या पानी होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज़ दस फंडामेंटल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर यानी मानवता की भलाई, और फंडामेंटल यानी आधार। इसलिए मानवता की भलाई के लिए जो रेन वाटर है या जो पानी है उसका कंजर्वेशन और यूटिलाइजेशन का ढंग से होना बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम आर्टिशियन वाटर होता है मनुष्य के द्वारा निर्मित जो कुएँ, तालाब या जो भी हैं, खासकर जो कुएँ हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम आर्टिशियन वाटर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल केसेस ऑन लाइफ ऑन अर्थ इज़ रेन और स्नोफॉल। मानव निर्मित पानी के स्रोतों के अलावा, जैसे कि कुओं के अलावा, जो धरती के ऊपर जीवन का अल्टीमेट स्रोत है पानी का, वो क्या है? बारिश या स्नोफॉल। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन सीजनल रेनफॉल। अधिकतर जो भारतीय कृषि है वो मौसमी बारिश के ऊपर निर्भर करती है। एंड द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन एंड ऑफ इनएडिक्वेट और इरेगुलर रेनफॉल आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर। और जो सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम है, यानी जो मृदा अपरदन की प्रॉब्लम है, और कम बारिश होने की जो प्रॉब्लम है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? क्योंकि जब सॉइल इरोजन होती है तो वहाँ पर प्लांट नहीं रह पाते, पेड़ पौधे नहीं रह पाते, और जब पेड़ पौधे नहीं रह पाते तो बारिश नहीं होती, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो बारिश लाने में सहायक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सॉइल इरोजन है वो कम बारिश का कारण बनती है, इसीलिए दोनों कनेक्टेड है आपस में। इट इज़ क्लियर दैट दी adoption of techniques preventing soil erosion would help to conserve and keep the water where it is wanted। ये पूरी तरह से क्लियर है कि यदि ऐसी टेक्निक्स को एडॉप्ट किया जाए, ऐसी टेक्निक्स को यूज़ किया जाए जो कि सॉइल इरोजन को रोकने में सहायक है, तो हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, वाटर को बचा कर रख सकते हैं जहाँ इसकी ज़रूरत है। कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रेन वाटर इज़ देयर फॉर ऑफ वाइटल इम्पॉर्टेंस। इस तरह से रेन वाटर को कलेक्ट करना और फिर उसका प्रयोग करना बहुत ही महत्व रखता है अपने आप में। मच ऑफ इट्स फ्लोज डाउन इनटू द स्ट्रीम एंड रिवर एंड अल्टीमेटली फाइंड इट्स वे इनटू द सी। जब रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है या जो रेन वाटर है जब धरती पर आता है, तो इसका बहुत सारा जो हिस्सा है वो क्या होता है, ज़्यादातर पानी में ज़्यादातर बहकर या तो झरनों में चला जाता है या फिर बहकर समुद्र में चला जाता है। एंड इन दिस वे द इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रीवियस फ्लूइड आर दस लॉस्ट टू द कंट्री। इस तरह से बहुत कीमती ये जो पानी है ये कंट्री खो देती है, मतलब देश से ये जो पानी है ये ख़त्म होता जा रहा है। द हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर्स द वाटर ऑफ विच नाउ मोस्टली रन टू वेस्ट इज़ अ ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम। नदियों का सूख जाना या नदियों का पानी का स्तर जो है वो कम हो जाना, वो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो पानी है वो अधिकतर वेस्ट हो रहा है। एंड मस्ट बी कंसिडर्ड एंड डेल्ट विद। और इस समस्या पर विचार किया जाना चाहिए और इसको सॉल्व किया जाना चाहिए। वो वास्ट एरिया ऑफ लैंड कुड बी टर्न्ड इनटू फर्टाइल एंड प्रोस्पेरियस कंट्री बाय करेजियस एंड वेल प्लान्ड एक्शन। यदि वेल प्लान्ड एक्शन लिए जाएं और हिम्मत से चला जाए तो बहुत सारे पानी को बचाया जा सकता है और बहुत सारी धरती को फर्टाइल यानी उपजाऊ बनाकर देश को समृद्ध किया जा सकता है। द सिस्टमेटिक प्लानिंग ऑफ सुटेबल ट्री इन एवरी पॉसिबल प्लेस इन वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नीड ऑफ इंडिया। और भारत की एक सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हर पॉसिबल जगह पर सुटेबल ट्रीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से लगाया जाना, ताकि पौधों की कमी ना रहे। सच प्लांटेशन वुड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्रूव ए सोर्स ऑफ अनटोल्ड वेल्थ टू द कंट्री। क्योंकि इस तरह पौधे लगाना जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देश की जो समृद्धि है उसका स्रोत बनती है। दे वुड चेक सॉइल इरोजन। ये जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, ये सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन को रोकते हैं। एंड कंजर्व द रेनफॉल ऑफ द कंट्री फ्रॉम फ्लोइंग अवे टू वेस्ट। और
बारिश के पानी को संरक्षित करते हैं और इसे वेस्ट होने से बचाते हैं। इस तरह से क्या है, जो पानी है उसको बचाकर देश को हरियाली से भरा जा सकता है, जो इन टर्न देश को समृद्ध बनाती है। इन वन सेंस वाटर इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ लिक्विड्स। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक तरफ तो हम कह सकते हैं कि पानी सबसे साधारण चीज़ है, इन अनदर सेंस, लेकिन दूसरी तरफ इट इज़ द मोस्ट अनकॉमन ऑफ लिक्विड्स विद अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स यूनिक पावर टू मेंटेन एनिमल एंड प्लांट लाइफ। दूसरी तरफ यही जो पानी है ये सबसे असाधारण है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी हैरान करने वाली प्रॉपर्टीज़ है, हैरान करने वाले गुण हैं, जो कि धरती के ऊपर एनिमल और प्लांट लाइफ यानी कि जीव जंतु और प्लांट लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर इज़ देयरफॉर ऑफ द हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट। इस तरह से पानी की क्या प्रकृति है और पानी में कौन से गुण हैं, ये जो विषय है ये साइंटिफिक इंटरेस्ट का विषय रहा है और हमेशा इस पर रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन होती रही है एंड इज़ फार फ्रॉम एन एग्जॉस्टेड फील्ड ऑफ रिसर्च। और ये जो विषय है ये कभी ना ख़त्म होने वाली रिसर्च का एक विषय बन चुका है और रहेगा।